हाँ जी डीसी फैमिली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सीए अनुज सिंह तोमर एक बार फिर से हाजिर हूँ सर जी सीए फाउंडेशन के रिवीजन सेशन में। और हमारा हो चुका था शेयर्स का टाटा बाय बाय। अब हम आए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, बोले तो कंपनी अकाउंट्स में है डिबेंचर की बातें। यस मेरे बच्चों, यस आज से हम शुरू करेंगे अपने डिबेंचर की कहानी। पहले इशू पढ़ेंगे, फिर रिडेम्पशन, फिर बाकी चीजें। क्लियर है? तो आज हम इशू शुरू करने वाले हैं। ऑफ कोर्स आज खत्म नहीं होगा, इस पे कम से कम 2 या 3 लेक्चर लग सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 2 लेक्चर में हम समराइज कर दें इशू ऑफ डिवेंचर को विद ईच एंड एवरी टॉपिक प्रैक्टिस के साथ में। लेकिन फिर भी मैं एक शेफ एंड साइड लेके चलता हूं कि इशू में मुझे 3 क्लास भी लग सकती हैं अगर कोई क्वेश्चन बचा। वैसे 2 क्लास में हो जाएगा। क्लियर है? तो बिना देरी के साथ में मेरे बच्चों हम शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले लाइक जरूर कर देना। आ जाओ सर। अगर मैं डिबेंचर की बातें करूं तो पहले थोड़ी सी डिबेंचर के बारे में बेसिक सी बातें करते हैं। सर अगर मैं डिबेंचर की बात करूं तो मैं कहता हूं अगर कंपनी को पैसे चाहिए, तो हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी कि कंपनी को अगर पैसे चाहिए तो उनके पास 2 ऑप्शन है। एक है ओनर, बोले तो मालिक, जिसे हम बोलते थे शेयर होल्डर, जिसकी कहानी हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ी थी। भर भर के शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये वो फलाना ढिकाना। लेकिन आज कंपनी कह रही है भैया मालिकों ने दे दिया है पैसा, अब रोज रोज मालिक ही देंगे क्या पैसा? मालिक ने लगा दिया, पब्लिक ने शेयर के रूप में पैसा दे दिया। लेकिन अब मुझे बाहर वालों से अगर पैसा चाहिए तो मेरे पास कुछ ऑप्शन है। जैसे कि मैं बैंक का दरवाजा खटखटा सकता हूं कि बैंक जी मुझे लोन दे दो, या मैं दोबारा से पब्लिक के पास जा सकता हूं कि सर जी हमारे डिबेंचर ले लो। क्या ले लो? डिबेंचर। तो सर अगर मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूं तो अब मैं ओनर्स की बात नहीं करने वाला हूं, अब मैं आउटसाइडर की बात करने वाला हूं, और आउटसाइडर पे अगेंस्ट पब्लिक के ऊपर बात करेंगे डिबेंचर के रूप में। क्लियर है? तो एक बेसिक आइडिया मैंने दिया कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं मेरे बच्चे। रिवीजन है तो थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके चलूंगा मैं। सर अब पॉइंट ये होता है कि डिबेंचर्स होते क्या। बच्चे ध्यान समझना, सेम एज शेयर, सेम एज शेयर। कंपनी को पैसा चाहिए, मान लो वही सेम केस, कंपनी को 1 करोड़ की फंडिंग चाहिए। पर क्वेश्चन वही है कि कंपनी 1 करोड़ बैंक से लेने पहुंची, बैंक ने दरवाजे बंद कर दिए, कह रहे नहीं जी हम आपको नहीं देंगे पैसा, बैंक नहीं दे रही है। तो कंपनी पहुंच रही है पब्लिक के पास, और पब्लिक कह रही है सर जी कोई भी बंदा हमारी मदद करना चाहे तो पैसा लगा सकता है हमारी कंपनी में 1 करोड़ उधार। अब 1 करोड़ तो बड़ी 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 चीज। तो उसके लिए कंपनी फिर से क्या कर रही है, इस 1 करोड़ को टुकड़ों में डिवाइड कर रही है, 100 रुपए की पर्चियां बना रही है। मान लो इस बार बनी 1 लाख पर्चियां, और 1 लाख रिसीप्ट को, 1 लाख रिसीप्ट को कंपनी कह रही है भैया 100 रुपए से हमें दे दो पैसा उधार, 100 रुपए से हमें उधार दे दो। इस बार हम इसे रिसीप्ट को हम बोल रहे हैं कि सर हम ये शेयर नहीं है, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जिसे कंपनी क्या बोल रही है, डिबेंचर। क्या फर्क पड़ जाएगा डिबेंचर से? फर्क ये पड़ जाएगा कि जो भी लोग पैसा लगाएंगे कंपनी में, हम बोल रहे हैं ना पब्लिक को कि भाई 100 रुपए से शुरू करो, आपके पास 100 रुपए, आप 100 रुपए दे दो, आपके पास 1000 है 1000 दे दो, आपके पास 5000 है 5000 दे दो, हमें पैसा उधार दे दो। क्यों दोगे उधार? भाई देखो सीधी सी बात है, पब्लिक जी आप पैसा कमा रहे हो और घर में सेव कर रहे हो। सेव कहां कर रहे हो? बैंक में डाल रहे हो। आपको भी तो सेविंग चाहिए, हाँ बैंक में डाल रहे हो। आपको रिस्क नहीं उठाना, हाँ जी रिस्क नहीं उठाना। आपको मालिक नहीं बनना, नहीं जी नहीं मालिक नहीं बनना। आप बैंक में सेव कर रहे हो, बैंक आपको कमाई देती है ब्याज, हाँ जी हाँ। वो कितना ब्याज है? मैंने कहा 5%, 6%, हम देंगे 12%। हो हाँ जी, कंपनी कह रही है सर आप हमें पैसा बैंक में ना रख के हमें दे दो, उधार दे दो, हम हर साल आपको ब्याज देंगे। और वो ब्याज सर थोड़ा बहुत नहीं, जितना आप 1 साल 2 साल में कमाओगे वो 1 साल में हम आपको देंगे। क्लियर है? तो लोग कह रहे हैं बात तो सही है। तो लोग जब आपको इस तरीके से पैसा देंगे और आप लोगों को शेयर मालिक ना बना के डिबेंचर दोगे, तो फिर ये क्या कहलाएंगे? डिबेंचर्स। क्या कहलाएंगे ये? डिबेंचर। मतलब नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, वही सेम कॉन्सेप्ट है शेयर का। इस बार हम पैसा ले रहे हैं मालिक के फॉर्म में नहीं, डिबेंचर के फॉर्म में। जिन लोगों को हम डिबेंचर देंगे उन्हें बोलेंगे डिबेंचर होल्डर। तो होप सो आपको एक बेसिक आइडिया मिला होगा। तो मैं एक बार समराइज करूं तो मुझे जल्दी जल्दी बताओ डिबेंचर्स क्या है। मैं बोलता हूं सबसे पहली बात, डिबेंचर हमारे रिटर्न डॉक्यूमेंट है। क्या है? रिटर्न डॉक्यूमेंट है, एक कागज का टुकड़ा है जो इस बात की एक्नॉलेज कर रहा है, बेटा एक्नॉलेज बोले तो एक्सेप्ट कर रहा है
कि कंपनी ने डेप्ट लिया है, डेप्ट लिया है, उधार लिया है, टेकन बाय दी कंपनी, टेकन बाय दी कंपनी फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से पैसा उधार लिया है, इस बात का एक्सेप्ट करके डॉक्यूमेंट दे रहा है कि भाई पब्लिक जी लो, आपने 1000 दिया, 1000 का डिबेंचर डॉक्यूमेंट ले लो, आपने 10,000 दिया, 10,000 का ले लो। तो ये एक तरह का रिटर्न डॉक्यूमेंट है। सर जी जिन लोगों को दिया वो कंपनी के बन जाएंगे क्रेडिटर, याद रखना डिफरेंस भी आ जाता है, कंपनी के मालिक नहीं है, क्या है, क्रेडिटर है। कंपनी हर साल मालिकों को देती है डिविडेंड, क्या देती है, डिविडेंड, इन्हें क्या मिलेगा सर, इंटरेस्ट, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी इनका रेट होगा। मान लो मैंने बोला 9% डिबेंचर तो 9% का ब्याज, 12% डिबेंचर तो 12% का ब्याज, 15% डिबेंचर तो 15% का ब्याज। सर जी ये ब्याज जो है ना, ये जो होगा ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है, आपने पार्टनरशिप में ही पढ़ा था सर, खर्चे दो तरीके के होते हैं, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स बन जाएगा मेरे बच्चे, सावधान रहना, एक एक पॉइंट में कोई भी थ्योरी अगर आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। कई बच्चों ने कमेंट में करा है सर थ्योरी क्यों पढ़ा रहे, अरे बच्चे थ्योरी से ट्रू फॉल्स बनते हैं, 12 नंबर का ट्रू फॉल्स होता है पहला क्वेश्चन, ठीक है, छोड़ के आओगे क्या मेरे बच्चे, मैंडेटरी है, क्लियर है, ये छोटी छोटी बातें यही ट्रू फॉल्स हैं, क्लियर है, तो पढ़ना पड़ेगा, सीए लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। वापस आ जाओ, सर जी क्या बोला, डिबेंचर रिटर्न डॉक्यूमेंट है, हमारी कंपनी के ओनर नहीं होते, क्रेडिटर होते हैं, कंपनी इन्हें ब्याज देती है, और ये ब्याज का जो नेचर है वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या मतलब होता है चार्ज का, भाई खर्चे दो तरीके के होते हैं, एक होता है एप्रोप्रिएशन और एक होता है चार्ज। मतलब दोबारा बताओ सर, देखो जब भी कभी कोई आप पेमेंट करते हो, खर्चा करते हो, एक्सपेंस करते हो, तो उस एक्सपेंस को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो, वो खर्चे जो आप सिर्फ तब करोगे जब प्रॉफिट होगा, उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा। जैसे कि मालिकों को डिविडेंड देना, कमाएंगे तो देंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं देंगे। लेकिन कुछ खर्चे होते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट है या लॉस है, आपको देना ही देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है, रेंट देना पड़ेगा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा, मुझे अपने एम्प्लॉय की सैलरी देनी पड़ेगी, मुझे डिबेंचर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका मतलब है ये खर्चा चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही केस में देना ही देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको बताई, वैसे इंटरेस्ट पे डिस्कशन और भी करेंगे। अब सर थोड़ा सा ना बात समझो, सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम है मेरे बच्चे। अगर आपने शेयर पढ़ा है तो डिबेंचर 90% सेम है, बस 20% 20% नया है, बस वही चीज देना। सर याद करो, हम डिबेंचर नहीं, शेयर याद करो, शेयर्स कितने तरीके से इशू करते थे, क्यों इशू करने होते थे शेयर, सर शेयर इशू करने के दो रीजन थे, एक पैसा चाहिए, कैश कंसीडरेशन, और एक अदर देन कैश। यहां भी दो नहीं मेरे बच्चे, तीन रीजन है। कितने रीजन है, तीन। पहला वही कैश चाहिए, डिबेंचर जाएंगे पैसा आएगा, दिस इज कैश कंसीडरेशन। दूसरा पैसा नहीं चाहिए, अपने को मशीन चाहिए, अपने को सामने वाले का बिजनेस चाहिए, दैट इज अदर देन कैश कंसीडरेशन। क्लियर है, तो दो तो वहां भी थे यहां भी है, मतलब दो रीजन वहां भी है, सेम डिट्टो रीजन यहां पे है। तीसरा यहां पे एक नया है सर जी, कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या रीजन है, कोलेटरल सिक्योरिटी, ये नया है। ओके जी ओके, इसके ही बारे में मैं सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं, आप आराम से देखना, ठीक है। कैश कंसीडरेशन, अदर देन कैश कंसीडरेशन, तीन, एक एक करके तीनों उठाएंगे, बस चैप्टर टाटा बाय बाय कर देंगे। क्लियर है, तो डिबेंचर इशू करने के कितने रीजन है, तीन, कैश कंसीडरेशन, अदर देन कैश और कोलेटरल सिक्योरिटी। और बात करो सर, शेयर इशू कर सकते थे, याद करो, डिबेंचर की बात तब करूंगा, पहले शेयर की बात करो। शेयर इशू कर सकते थे एट पार, मतलब जितने की फेस वैल्यू उसके बराबर डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू फेस वैल्यू, इक्वल टू फेस वैल्यू। 100 रुपए का डिबेंचर है, हम भी इशू प्राइस कितने पे कर रहे हैं, 100, इशू प्राइस कितना है, 100, चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा, आ जाओ। हम इशू कर सकते हैं एट प्रीमियम, इशू कर सकते हैं एट प्रीमियम, बोले तो मोर देन फेस वैल्यू, मोर देन फेस वैल्यू, बोले तो इशू प्राइस 150, चलेगा नहीं दौड़ेगा, डन जी डन, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम शेयर इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट पे, पार पे इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, पर डिस्काउंट पे अलाउ नहीं है। पर डिबेंचर को कौन रोकेगा, कहता है अलाउ है इवन एट डिस्काउंट। हम डिस्काउंट में भी इशू कर सकते हैं लेस देन
फेस वैल्यू बोले तो 90 रुपए में इशू प्राइस रखना चाहें तो भी चलेगा। क्लियर है? तो एक और छोटा सा डिफरेंस आ गया कि शेयर पार पे इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, पर डिस्काउंट पे नहीं, पर डिवेंचर डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं सेक्शन 71। अगर याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, वरना याद रखो डिवेंचर का सेक्शन 71 है, पर अपने लिए काम की चीज नहीं है। तो ये मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया, डिवेंचर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स के फ्यूचर क्या हैं, डिवेंचर्स किस किस वजह से इशू कर सकते हैं, और डिवेंचर किस किस प्राइस पे इशू कर सकते हैं। बोलो हाँ है ना, एक बेसिक आइडिया हो गया। अब हम कुछ अपना टॉपिक उठाते हैं और काम शुरू करते हैं। पहला जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं आज, वो है डिवेंचर इशूड। उल्टा चलेंगे हम, इशूड फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। पहले आज यही करने वाले हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी यही करने वाले हैं, इसी को मैं खत्म कर दूंगा ताकि आपको इससे डाउट नहीं होगा। फिर अपना अदर देन कैश, फिर कैश, उल्टा चलेंगे। पहले कोलेटरल पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर अदर देन कैश, फिर वो। वैसे अदर देन कैश में ज्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं, डिट्टो सेम है, लेक्चर नंबर 5 में डिटेल में बात करी थी, यहाँ पे डिवेंचर में फायदा उठा लेंगे उसका, ठीक है। पर कोलेटरल सिक्योरिटी तो पढ़ा दो ना सर। हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे, जान मांगो, आ जाओ। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, आराम से रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। कोलेटरल सिक्योरिटी को अगर आपसे कोई बोले तो दिस इज सेकेंडरी सिक्योरिटी। क्या होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी? थोड़ा सा स्पीड रखूंगा, डिटेल क्लास में अच्छा खासा डिटेल में डिस्कशन करता हूं, पूरी एक क्लास लगाता हूं, बट अभी ध्यान सुनना। होता क्या है मेरे बच्चे, कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें सुनो। मान लो कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, सर मतलब भूल जाओ 2 मिनट के लिए टॉपिक, आप मेरी बात समझो। कोई कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, बंद होगी, तो कंपनी बंद कैसे होगी? आप डिसोल्यूशन पढ़ते हो ना, उसी को थोड़ा सा अप्लाई करो। सर आप कंपनी की सारी एसेट्स को बेचोगे, एसेट को सोल्ड करोगे, और उनसे जो रियलाइज्ड होगा पैसा, उस रियलाइज्ड पैसे से आप अपनी कंपनी की लायबिलिटीज को पे करोगे। 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनना, आज के बाद फिर आप कोलेटरल सिक्योरिटी में कभी भी डाउट नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं आएगा, ये थ्योरी नहीं लगेगा, पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, लॉजिक के साथ समझाने वाला हूं। 10 मिनट मेरे को चाहिए। सर जी मैंने बोला 2 मिनट के लिए टॉपिक भूल जाओ, आप सिंपल मेरी बात समझो। कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, तो अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो एसेट बेच के लायबिलिटी को पे होगा, और आप मुझे बताओ किस सीक्वेंस के हिसाब से पे होना चाहिए। बचपन से पढ़ते आए, हमारी मैडम ने बताया था। क्या बताया था हमारी मैडम ने? मैडम ने बोला था बेटा सुन, सबसे पहले जो लगेगा फर्स्ट, वो होंगे वो वाले मतलब आउटसाइडर जो सिक्योर्ड होते हैं। एक बात याद रखना, कंपनी में हर लेनदार को, लायबिलिटी को, लॉ में क्रेडिटर वर्ड यूज किया गया है। क्या वर्ड यूज किया है? क्रेडिटर। तो लॉ मेरा क्या बोलता है कि सबसे पहले उन लोगों को पे होगा जो बाहर वाले हैं, जो सिक्योर्ड हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फाइनल में पढ़ोगे आप आराम से। मैंने अभी बोला कि सबसे पहले लाइन में कौन लगेंगे? सिक्योर्ड क्रेडिटर। कौन होते हैं बात करेंगे। जनरली डिबेंचर ऑलवेज सिक्योर्ड होते हैं, मान के चलना, ठीक है। और भी हो सकता है, बस मैंने एक आइडिया दिया। फिर दूसरे नंबर पे वो वाले लगेंगे जो अनसिक्योर्ड है, मतलब सर जी जो बैंक वाले हैं, लोन वोन है, जो सिक्योर्ड है, मॉर्गेज है, कोई गिरवी रखा है एसेट उनके पास, तो वो लाइन में सबसे पहले लगेंगे। फिर सेकंड नंबर पे अनसिक्योर्ड लगेंगे, क्लियर है। फिर मालिक लगेंगे, और मालिक में भी आपको पता है सबसे पहले कौन लगेगा मालिक में? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और सबसे आखिरी में चाय पी रहे होंगे बैठ के कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। ये एक सीक्वेंस है, किसने दिया? मैंने दिया? नहीं सर, कंपनीज एक्ट ने दिया है कि अगर कल को कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो एसेट बेच के सबसे पहले पेमेंट किसकी होगी? सिक्योर्ड की, फिर अनसिक्योर्ड की, फिर प्रेफरेंस की, और फिर इक्विटी की। सर इसका क्या लेना देना है इस टॉपिक के? पूरा लेना देना है। अब आ जाओ आगे चलो, भूल जाओ मैंने एक सीक्वेंस सिखाया, अब नॉर्मल बात करो। मेरी कंपनी है ए लिमिटेड, और मेरी कंपनी ने एक बैंक से लोन लिया। कौन सी बैंक? कोई नाम बताओ बढ़िया सा। सर HDFC बैंक। अच्छा, HDFC बैंक से लोन लिया, बैंक से मांगा सर जी मान लो 100 करोड़। बैंक से कहा 100 करोड़ का लोन चाहिए। ओ माय गॉड, कितने का? 100 करोड़। बैंक ने कहा अच्छा जरा फाइनेंशियल लेके आओ, जरा देखें तो आपकी हालत है भी 100 करोड़। मैंने कहा ठीक है, मैं इनके पास अपनी फाइनेंशियल, आज डेट मान लो, कोई भी डेट मान लो, 1/4/2026 है ना, 1/4/2026 आज डेट मान लो। वैसे तो अभी तो दिसंबर चल रहा है, 25 ही चल रहा है, पर हम चल कुछ एडवांस में चलते हैं। पहला ही दिन पहुंचा हूं मैं, मैंने कहा सर जी मेरे को लोन दे दो। बैंक ने कहा मिल जाएगा लोन, कोई दिक्कत नहीं, 100 करोड़ का लोन मिल जाएगा, बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आओ। मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई जो लास्ट ऑडिटेड थी, और उन्होंने बोला क्या शानदार बैलेंस शीट है, वाह मजा आ गया, कह रहे लोन तो दे देंगे, पर यार ये थोड़ा अमाउंट बहुत बड़ा नहीं लग रहा है आपको? मैंने कहा तो। बैंक कह रही हमें कुछ गिरवी में रखवाओगे? मैंने कहा मतलब?
कह रहे कल को अगर आप डिफॉल्ट कर गए तो हमें कुछ ना सिक्योरिटी चाहिए। मैंने कहा अच्छा क्या चाहिए सिक्योरिटी में? कह रहा कोई भी एसेट वैसेट हो तो बताओ। मैंने कहा मेरी प्लांट एंड मशीनरी ले लो। लो, प्लांट एंड मशीनरी को मैंने सिक्योरिटी में रखवा दिया। सिक्योरिटी पता है ये कौन सी सिक्योरिटी है? दिस इज प्राइमरी सिक्योरिटी। ओ, दिस इज प्राइमरी सिक्योरिटी। मैंने कहा प्लांट एंड मशीनरी, जरा बताओ मेरे बच्चे 100 करोड़ का लोन ले रहा हूं, कमेंट बॉक्स भरो जरा। प्लांट एंड मशीनरी जब मैं गिरवी रखवाऊंगा तो कितने की रखवाऊंगा? 100 करोड़, 100 करोड़ से कम या 100 करोड़ से ज्यादा? बैंक क्या मांगेगी? 100 करोड़ से कम नहीं, बैंक ऑफ कोर्स थोड़ा मार्जिन लेके चलेगी। कह रही बैलेंस शीट में कितने की प्लांट एंड मशीनरी? मैंने कहा 500 करोड़ की। कह रहा 500 की नीचे 150 करोड़ तक की गिरवी रखवा दो। मैंने कहा 100 करोड़ के बदले 150? कह रहे हाँ मार्जिन लेके चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा 150 करोड़ का गिरवी रखवाने का मतलब मैं प्लांट एंड मशीनरी अपनी फैक्ट्री से उठाऊंगा, उनके बैंक में जाके ठोक के आ जाऊंगा? नहीं सर, कागजी, बस कागज में उनका सेकंड ओनर बना दूंगा कि कल को अगर मैंने बैंक का लोन नहीं पे किया तो बैंक हैव अ राइट कि वो मेरे पास ऑक्शन में मेरी प्लांट एंड मशीनरी बेच के अपना पैसा वसूल सकते हैं। उन्हें रजिस्ट्रार में चार्ज बना दूंगा। ठीक है, ओके, बस अभी इतना समझो, इंटर में डिटेल में पढ़ेंगे चार्ज वार्ज कैसे बनता है। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में वो मालिक बन जाएंगे कि अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो वो उसको बेच के अपना पैसा वसूल सकते हैं। ठीक है, बैंक ने कहा खुश? मैंने कहा खुश? अरे हाँ खुश। कह रहा लोन कब पे करोगे? मैंने कहा अब इतना बड़ा लोन है 10 साल तो चाहिए। मैंने कहा 10 साल एक प्रोजेक्ट लगाएंगे, 10 साल बाद जैसी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा आपका लोन वापस कर देंगे। ओके जी। बैंक ने कहा ठक। बैंक ने सैंक्शन किया लोन और मुझे लोन मिल गया और मैंने काम धंधा शुरू किया। और मान लो आज कंप्लीट हो गए आफ्टर 10 ईयर। आफ्टर 10 ईयर, सुनते रहना मेरी कहानी मेरे बच्चे। आफ्टर 10 ईयर बैंक आई है, कह रही सर जी पैसा दे दो। बैंक डिमांड मनी, कह रही है डिमांड कि भैया पैसा दो। अब मेरे सामने सिचुएशन क्या क्या हो सकती है बताओ। बैंक अपना पैसा मांग रही, सिचुएशन क्या हो सकती है? चुपचाप से मैंने उठाया, पे कर दिया, पेड। बोलो कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, मैंने नहीं पे किया, नॉट पेड। मैंने कहा बैंक जी मेरे पास तो पैसा नहीं है। मैंने जेब में निकाला, मैंने कहा सर जी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा बिजनेस सही नहीं चल रहा, प्रोजेक्ट जो लगाया था वो भी फेल हो गया, पैसा वैसा तो नहीं है मेरे पास। बैंक करेगी कोई बात नहीं। बैंक क्या करेगी? सर जी तुरंत प्लांट एंड मशीनरी को ऑक्शन पे ले जाएगी, ऑक्शन पे ले जाएगी और सोल्ड कर देगी। बोलो हाँ है ना। और सोल्ड करके मान लो पैसा आया 110 लाख। कितना आया? 110 लाख आ गया। मतलब कहीं ना कहीं 110 लाख कह रहा हूं, सॉरी 110 करोड़। ठीक है, 150 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी थी, 110 करोड़ में बिक गई। ठीक है, अभी सुनना, ऑफ कोर्स आपके कोई डाउट आएंगे, प्लीज सुनना। तो बैंक क्या करेगी? सारा रख लेगी क्या? क्या बात। अपना 100 करोड़ उन्होंने पैसा रखा, मान लो ब्याज व्याज सब पे कर दिया था मैंने। बाकी जो 10 करोड़ बचेगा वो कंपनी मुझे वापस दे देगी। बैलेंस जो होगा वो कंपनी को वापस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, डन है। जो रियलाइज होगा वो रियलाइज हुआ, जितना ज्यादा रियलाइज हुआ वो बैंक वापस दे देगी आपको। तीसरा केस, सर जी आपने पे नहीं किया, बैंक ने आपकी प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड करी और बैंक को जो पैसा रियलाइज हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रियलाइज हुआ है मान लो 20 करोड़। ओ माय गॉड, सिर्फ कितना रियलाइज हुआ है? 20 करोड़। अब बताओ लोन कितने का था? 100, रियलाइज कितना हो रहा है? 20। कितना अभी भी लोन बैलेंस बचा है? लोन का बैलेंस बचा है 80 करोड़ का। ओ माय गॉड सर, क्यों क्यों ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके मन में बार बार उछाल आ रहा था ना इंटेलिजेंट वाला कि सर ये प्लांट एंड मशीनरी 100 करोड़ की, 10 साल बाद इस पे डेप्रिसिएशन हो जाएगा, इसकी मार्केट वैल्यू खराब हो जाएगी, ऐसा वैसा। यही तो मैं भी कह रहा हूं कि भैया मार्केट वैल्यू नहीं रही, 10 साल बाद वो 150 करोड़ की थी 150 की थोड़ी ना रहेगी। सर कितने की बची है? सिर्फ 20 करोड़ की। ओ, इसको धक्का लगेगा बैंक को। बैंक कह रही कोई बात, हाई कोर्ट ने हमें परमिशन दे रखा है, हमें लॉ ने बोल रखा है कि भैया अगर आपकी कंपनी पैसा नहीं देती है, किसी भी क्रेडिटर का पैसा बैंक कंपनी नहीं देती है, तो उस क्रेडिटर के पास राइट है कि वो कंपनी को वाइंडिंग अप में ले जा सकता है। इसीलिए वाइंडिंग अप पढ़ाया। बैंक क्या करेगी इस केस में? बैंक सीधा कहां जाएगी? कोर्ट के पास, और कहेगी इस कंपनी को वाइंडिंग अप करो, बंद करो, ये हमारा पैसा नहीं पूरा चुका पा रहे। हमने इनका लोन बेच दिया, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी बेच दी, बाकी बचा 80 करोड़। 80 करोड़ मांग रहे हैं, ये नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, कह रहे हैं ही नहीं है, तो भैया हमारा पैसा दिलवाओ। हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, डन, परमिशन ग्रांटेड, परमिशन ग्रांटेड। एक बंदा आएगा जिसे बोलेंगे लिक्विडेटर। ऑफ कोर्स सीए साहब आप ही पहुंचोगे। लिक्विडेटर आएगा और उसकी जिम्मेदारी होगी, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा कि चलो जी कंपनी को बंद कराओ। अब लिक्विडेटर क्या करेगा? कंपनी की बाकी जो एसेट है उनको बेचेगा, सेम एसेट सोल्ड करेगा, जो रियलाइज होगा और लाइन लगवाएगा। जो रियलाइज होगा उस पैसे के लिए लाइन लगवाएगा। ऐसा थोड़ी ना पैसा रियलाइज हुआ ले बांट देगा, ले जो लूट सकता है लूट जाओ, नहीं, लाइन लगवाएगा, कहेगा लाइन लगाओ। सबसे पहले लाइन में जल्दी बोलो कौन लगेगा?
सिक्योर्ड क्रेडिटर। फिर कौन लगेगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। फिर कौन लगेगा? प्रेफरेंस वाले। पहले आउटसाइडर, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर। भाई मालिकों को ज्यादा टेंशन नहीं है। अब फील करो जो एचडीएफसी बैंक है वो कहां लगेगी? सर ऑफ कोर्स वो तो सिक्योर्ड है, प्राइमरी सिक्योरिटी थी उसके पास, वो कहां लगेगी? फर्स्ट नंबर पे। अच्छा, मैंने कहा सबसे लाइन में नंबर आगे, सबसे आगे कौन खड़ा हुआ है? एचडीएफसी बैंक। मैं लिक्विडेटर, मैंने कहा हाँ जी इधर आओ। एचडीएफसी बैंक आई, कह रही हाँ जी सर बताइए। मैंने कहा क्यों खड़े हो लाइन में सबसे आगे? कह रहे हम सिक्योर्ड है। मैंने कहा अच्छा क्या सिक्योरिटी है? कह रहे हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है मालिक। मैंने कहा अच्छा, आपने प्लांट एंड मशीनरी गिरवी रखवाई थी कंपनी से? हाँ हाँ। मैंने कहा कहाँ है दिखाओ। कह रहे वो तो बिक गई। मैंने कहा बिक गई मतलब? कह रहे हाँ हमने बेच दी। मैंने कहा तो अब क्या है सिक्योरिटी? कह रहे अब नहीं है कुछ भी। मैंने कहा ईसा जल्दी से यहां से हटके कहां जा? सेकंड में। ओ, जैसे ही मैं उन्हें धक्का मार के सेकंड लाइन में घुसेड़ूंगा, आपको नहीं लगता एचडीएफसी बैंक के आंसू की गंगा जमुना बह जाएगी? दैट मींस एचडीएफसी तुरंत क्या हो जाएगी? दिक्कत में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सर सारा काम उन्होंने किया, उन्हीं का बेचारों का लोन नहीं मिला और लाइन में सेकंड नंबर पे लगे, उनके आंसू पे आंसू लगे, दिल रुका हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि क्या पता सेकंड फर्स्ट पे ही लाइन में ही पैसा खत्म हो गया तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, लिमिटेड है। मालिक बैठ के आराम से चाय पी रहे हैं, कह रहे हैं मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो हमारे को क्या जा रहा है? इसका मतलब रिस्क किसका है? एचडीएफसी का। पहली लाइन में पैसा खत्म हो गया तो सेकंड लाइन में घर जाओ, सारा डूबेगा। किसका? 80 करोड़ बैंक का। ओ, प्रॉब्लम समझ आई? अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही टॉपिक है। खत्म मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट समझो। अब इसी को रिवाइज करो। अब बैंक क्या बोलेगी मेरे बच्चे जल्दी बताओ। अब मैं दोबारा से बोलता हूं, फटाक से बताना। ए लिमिटेड बैंक से लोन लेने पहुंचेगी एचडीएफसी बैंक। आ जाओ जी आ जाओ। एचडीएफसी बैंक से कितने का लोन था? 100 करोड़। बैंक ने क्या देखना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देख के खुश, ओके टिक। बैंक क्या मांगेगी? प्राइमरी सिक्योरिटी। क्या मांगेगी? प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी में मैंने 150 करोड़ की, बताओ क्या रखी? प्लांट एंड मशीनरी। और क्या जान लोगे मेरी? सही है सर, सही है। लेकिन बैंक को लगता है अब क्या कि ये प्राइमरी सिक्योरिटी सफिशिएंट नहीं है। अब बच्चे को लगता है, बच्चा बड़ा रट के बोलता है सफिशिएंट नहीं है। भाई 100 के बदले 150 सफिशिएंट नहीं है? अरे बाबा आज तो सफिशिएंट है, बट व्हाट अबाउट 10 साल बाद? तब सफिशिएंट होगी क्या? नहीं, रट्टा लगाना मना है मेरे बच्चे। कॉन्सेप्ट को, सीए लेवल पे हो आप और मैं सीए। जल्दी बताओ सर, 10 जब 150 करोड़ आज सफिशिएंट है पर पता नहीं फ्यूचर में होना हो, तो बैंक बड़ी टेंशन में। बैंक कह रही मालिक जी एक काम करो, हमें और एसेट गिरवी नहीं चाहिए। आपकी जो एसेट की वैल्यू वो आज के हिसाब से फुल है, लेकिन हमें ना एक कागज का टुकड़ा दे दो सेकेंडरी सिक्योरिटी के नाम पे, कोलेट्रल सिक्योरिटी के नाम पे। कोलेट्रल सिक्योरिटी के नाम पे क्या? कोलेट्रल सिक्योरिटी के नाम पे क्या? डिबेंचर। मैंने कहा क्यों 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 क्यों? डिबेंचर से क्या हो जाएगा? कह रहे सर आपको नहीं पता डिबेंचर का एक फ्यूचर। मैंने कहा मतलब? कह रहा डिबेंचर है फ्लोटिंग राइट। कौन सा राइट है? फ्लोटिंग राइट है ऑन ऑल एसेट। मतलब ये ऑलवेज सिक्योर्ड है, ऑलवेज फिक्स्ड, मतलब किसी पर्टिकुलर एसेट पे डाल जाए। फ्लोटिंग बोले तो सर इसका हर एसेट पे राइट है, हर एसेट पे राइट है। कल को कोई भी एसेट बिकेगी सबसे पहले इनको पैसा वापस होगा। अच्छा तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? सीखो फर्क क्या पड़ेगा। कह रहा हमें ना बस ये कागज का टुकड़ा दे दो, साइन वाइन मत करना, हम कुछ नहीं कर रहे, हमें बस ये टुकड़ा दे दो। मैंने कहा क्या करोगे? कह रहे सुनो ना। मैंने कहा क्या? कह रहा 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर। मैंने कहा अच्छा, जब आप लोन की पेमेंट करने आओगे, अब वो मुझे बता रहे हैं होगा क्या। कह रहा लोन का पे करने आओगे, अगर आपने लोन पे कर दिया, लोन पेड, तो हम ये डिबेंचर का जो ये डॉक्यूमेंट है ना, इसे आपके सामने फाड़ेंगे और आपको वापस दे देंगे। मिर्च मसाला के लिए बोल रहा हूं, समझना। फाड़ेंगे फेंक देंगे, कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा अच्छा, अगर आपने लोन नहीं पे किया तो हम पहला रास्ता क्या निपटाएंगे? प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड करेंगे, और प्लांट एंड मशीनरी बेचकर सफिशिएंट पैसा आ गया तो हम फिर से कागज का टुकड़ा ये सेकंड वाला उठाएंगे, फाड़ेंगे, फेंकेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बात खत्म। अच्छा, लेकिन अगर ये प्लांट एंड मशीनरी पैसा बेचा और सफिशिएंट नहीं आ, नॉट सफिशिएंट, ये नॉट सफिशिएंट, जैसे मेरा लास्ट केस था, सिर्फ 20 करोड़ आया, तो जो 80 करोड़ का पैसा बचा है, जो बैलेंस लोन बचा है 80 करोड़,
हम इस लोन को बदले में हम इसके लिए डॉक्यूमेंट जो पड़ा है डिबेंचर, इससे एक्सरसाइज कर लेंगे। मतलब डिबेंचर को हम क्या कर देंगे, एक्टिव कर देंगे। कितने के लिए? सिर्फ 80 करोड़ के लिए। उससे क्या हो जाएगा मुझे समझ ही नहीं आ रहा। उससे क्या हो जाएगा? मेरा बच्चा बोलना क्या हो जाएगा? पता है क्या होगा? उसके बाद हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट में लिक्विडेटर आएगा। जब लिक्विडेटर आएगा तो वो लाइन लगवाएगा और लाइन में सबसे पहले किसे लगाएगा? सिक्योर्ड क्रेडिटर। और जब वो हमसे पूछेगा कि इधर आ, कौन है तू, तो मेरे बच्चे सारे एक साथ लाइन में बोलो, काश तुम सामने होते, मजा ही आ जाता। फील करो, सबसे एक लाइन में पूछेगा कौन हो तुम मेरे बच्चे, मेरे सोना मोना, कौन हो? क्या बोलोगे आप? बैंक वाले? नहीं, आप बोलोगे हम डिबेंचर हैं। हम कौन है? डिबेंचर। और क्या डिबेंचर सुनते ही वो आपको लाइन के सेकंड नंबर पे लगाएगा या पहले नंबर पे? पहले। हो गया ना टेंशन फ्री, खत्म कॉन्सेप्ट। तो ये रीजन है डिबेंचर इशू करने का एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। मजा आया हो तो बेटा लाइक ठोक दो। बस इतना सही है। अब मैं इसको समराइज कर दूं, थ्योरी आपने क्लास में पढ़ी होगी। मैं बस ये बोल दूं कि बैंक जब लोन लेते हैं, हम बैंक से लोन लेते हैं तो कई बार बैंक हमसे प्राइमरी सिक्योरिटी मांगती है और हमें लगता है ये प्राइमरी सिक्योरिटी सफिशिएंट नहीं है, सॉरी हमें कह रहा हूं बैंक को लगता है सफिशिएंट नहीं है इन फ्यूचर, तो बैंक हमसे डिमांड करती है क्या कि भैया हमें एडिशनल सिक्योरिटी में सर्ची चाहिए आपसे डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर। अब क्या ये डिबेंचर एक्टिव होते हैं? आप बोलोगे क्या ये डिबेंचर एक्टिव होते हैं? तो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होता है। ये कब एक्टिव होंगे? फ्यूचर में। कब एक्टिव हो सकते हैं ये? फ्यूचर में। वो भी मे और मे नॉट, मे और मे नॉट। अगर आपने पेमेंट सही कर दी या आपने पेमेंट नहीं करी लेकिन प्राइमरी सिक्योरिटी ने पैसा पूरा दे दिया तो ये कोई दिक्कत नहीं, फाड़ के फेंक दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं करी, प्राइमरी सिक्योरिटी भी सफिशिएंट नहीं हुई, तो उस केस में इन डिबेंचर में जाना चाहिए। क्लियर है? पक्का है? बस अब हमें फ्यूचर की एंट्री नहीं करनी, हमें तो करनी है इशू की एंट्री। हमें तो करनी है इशू की एंट्री। अब दो तीन बातें मैं इस टॉपिक खत्म करने वाला हूं। सबसे पहली बात, एक दो ट्रू एंड फॉल्स आता है कि अब जब आप बैंक ए लिमिटेड जी, आप जब इंटरेस्ट दोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, तो इंटरेस्ट किस रेट से पे करोगे? नाउ क्वेश्चन होता है, रेट दो हैं, एक तो बैंक लोन रेट, बैंक लोन रेट, और एक है डिबेंचर रेट, डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट जो आपने कोलेटरल सिक्योरिटी में दिया है। तो कसम खा लो बैंक लोन रेट डिबेंचर इंटरेस्ट रेट नहीं। क्यों? क्योंकि जान ही नहीं है उसमें, बेकार है। उसमें जान कब आएगी? फ्यूचर में 10 साल बाद। क्लियर है? तो तब शायद मैं इसको ब्याज दो पे करूंगा, वो डिबेंचर के रेट से करूंगा, लेकिन टिल तब तक तो मैं बैंक को बैंक लोन से ही रेट के पे करूंगा। ठीक है? दूसरा, किस अमाउंट पे करोगे? तो ऑलवेज बैंक लोन अमाउंट। ऑलवेज क्या? बैंक लोन अमाउंट। बेटा एक ही दिमाग में फिट कर लो, ये डिबेंचर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रखा है और कुछ नहीं है। ना इसमें कोई जान है, ना इस पे कोई ब्याज देना है, ना इसके अमाउंट का कुछ करना है। क्लियर है? पक्का? तो कंपनी जब भी ब्याज देगी वो बैंक के लोन अमाउंट पे ब्याज देगी, लोन के इंटरेस्ट रेट से ब्याज देगी। एंट्री क्या होने वाली है फटाक से देखो, एक क्वेश्चन के साथ में एंट्री करा देता हूं, आ जाओ। ठीक है? एंट्री ऐसे क्या कराना, क्वेश्चन के साथ में करा देता हूं, लो। ठीक है, इधर आओ, ये लो। ये सारे कैश कंसिडरेशन वाला है, अदर देन कैश ये भी कौन सा है, कैश ही है। कैश हमने आज नहीं उठाया, आज हम पहले ये वाला निपटाने वाले हैं। ठीक है? कह रहा पढ़ के देखो, एक्स लिमिटेड हमारी कंपनी है, उसने लोन लिया है मेरे बच्चे आईडीबीआई से। कितने का लोन है? 1 करोड़ का लोन है। और कोलेटरल सिक्योरिटी में 1.5 करोड़ के हमें क्या रखे हैं? 10 रुपए की 14% मॉर्टगेज डिबेंचर। मॉर्टगेज मतलब गिरवी की, मतलब इनके साथ में हर एसेट का राइट है। फर्स्ट मॉर्टगेज मतलब पहला राइट है, कल को एसेट बिकी तो पहली बार इन्हें पैसा मिलेगा। लॉजिक समझ रहे हो ना? क्यों पहली बार? क्योंकि लाइन में हमेशा सबसे पहले ये लगेंगे। ठीक है? कह रहा है एंट्री कर दो। एंट्री बताओ जल्दी, सबसे पहली एंट्री क्या होगी मेरे बच्चे? सबसे पहली एंट्री होगी बैंक से लोन लेने की। वो नॉर्मल एंट्री हर केस में होगी। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सर्च में लाइबिलिटी भी आएगी। तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू आईडीबीआई, नाम क्या है? आईडीबीआई। तो टू आईडीबीआई लोन अकाउंट, आईडीबीआई लोन अकाउंट। कितने का लोन? 1 करोड़। 1 करोड़ से पहली एंट्री हो जाएगी, बीइंग लोन टेकन, बीइंग लोन टेकन।
बीइंग लोन टेकन। दूसरी एंट्री दे, तो ये तो हो गई लोन लेने की एंट्री। दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर इशू करने की। अब डिबेंचर इशू करने की दो एंट्री होती है, मतलब दो मेथड है, मेथड ए और मेथड बी। बेटा कुछ लोग कहते हैं बेटा हमने बैंक से लोन लिया था, पैसा आया, लोन की लायबिलिटी आई, उसकी एंट्री आप पहले ही कर चुके हो। पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी आई लोन अकाउंट क्रेडिट। क्या इस डिबेंचर के बदले कुछ एक्स्ट्रा आया? क्या इस डिबेंचर का कुछ रोल आया? ना आया ना गया, कागज का टुकड़ा है, ना कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुई। जो मॉनेटरी हुआ वो आप पहली एंट्री में रिकॉर्ड कर चुके हो, ये डिबेंचर बेकार का है, तो वो कहते हैं भाई नो एंट्री। वो कहते हैं इसको हम कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन कुछ कहते हैं भाई इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कुछ तो शो कर दो, कुछ तो बता दो भाई, ऐसे थोड़ी ना लोगों को आप बेवकूफ बनाओगे। सर दिखाओ तो कि आपने बैंक वालों को डिबेंचर का राइट दे रखा है, कल को फ्यूचर में ये डिबेंचर बन जाएंगे, तो आप कहोगे क्या करें? तो आप बोलोगे लिखो 214% डिबेंचर गए। भाई डिबेंचर गए तो लो भाई, डिबेंचर गए 1.5 करोड़ के, लो जो गया वो क्रेडिट कर दिया। पर आया क्या फिर भी बताओ? पैसा नहीं, वो तो लोन की वजह से आया, वो तो पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है। तो इन डिबेंचर के बदले क्या आया पता नहीं। क्या करेंगे? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। कंपनी कह रही हमें खुद नहीं पता, सस्पेंस है। सर सस्पेंस क्यों है? फ्यूचर में पता चलेगा ना, फ्यूचर में पता चलेगा ना कि ये डिबेंचर में कुछ होगा या नहीं होगा, जान आएगी या नहीं आएगी। इसका मतलब अभी के लिए क्या है? ये सस्पेंस। तो दो एंट्री करनी होती है बच्चे। पहली ऑलवेज फिक्स एंट्री है, लोन लेने की एंट्री। दूसरी अगर कंपनी रिकॉर्ड करना चाहती है तो मेथड बी, कंपनी रिकॉर्ड नहीं करना चाहती है तो मेथड ए। सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और वो कहता है एंट्री करना है पर नहीं बताया कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, हम दोनों लिख के आ जाएंगे, ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है मेथड ए और मेथड बी। ठीक है जी, हाँ जी। पर अभी काम खत्म नहीं हुआ, मुझे एक बार इसकी बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन दिखानी है, पर मैं कहता हूँ शायद मेरे पास बैलेंस शीट के लिए आगे इसने जगह दी है। हाँ तो एंट्री तो हो गई, उन्होंने बोला एंट्री करके दिखाओ। अगर मान लो क्वेश्चन में बैलेंस शीट कैसे बनानी है तो मैं बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं। देखो मैं कहता हूं बैलेंस शीट आपको दिखाता हूं, ठीक है? बैलेंस शीट कैसे बनेगी? एंट्री मैंने पहले ही कर दी है, बैलेंस शीट सिखा देता हूं आपको। तो बैलेंस शीट क्या है? देखो सबसे पहले आप लिखोगे बैलेंस शीट, जो भी कंपनी का नाम है। ऑफ कोर्स मैं एक्सट्रैक्ट बनाने वाला हूं, ठीक है? वही सेम शेयर में पढ़ के आए हो। नोट्स, अमाउंट, पर्टिकुलर, ठीक है? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। शेयर होल्डर की बात करनी नहीं है क्योंकि मालिकों की बात हो नहीं रही, तो सीधा मैं हेड लिखूंगा नॉन करंट लाइबिलिटी। फर्स्ट हेड जो मेरा आएगा वो आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। वैसे मुझे पता है ये मेरा फर्स्ट हेड नहीं है, सेकंड हेड है, और उसमें आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग। बेटा ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है। तो जो भी डिबेंचर लोन वगैरह वो सब कहाँ आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग में। तो याद रखना बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब इसका नोट बना के दिखाना है क्योंकि बैलेंस शीट में कचरा नहीं मचेगा। तो आप जब नोट बनाओगे, नोट्स टू अकाउंट, तो आपको याद रखना पड़ेगा नोट्स दो तरीके से बनेगा। अगर मेथड ए आपने बोला नो एंट्री, आपने कोई एंट्री नहीं करी, तो आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। और आपने बोला मेथड बी, मेथड बी दैट इज एंट्री करनी है। क्या करनी है? एंट्री। एंट्री करी है आपने तो फिर आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। मैं दोनों दिखा देता हूं। अगर आपने बोला कि सर जी नो मतलब कोई एंट्री नहीं करनी, तो आप लॉन्ग टर्म बोरिंग में यहां दिखाओगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग में सीधा सबसे पहले आएगा आईडीबीआई लोन, आईडीबीआई लोन नो डाउट 1 करोड़। सर वो तो किसी में भी आ जाओ, इवन इस केस में भी आ जाओ, लोन की एंट्री तो सेम ही होगी मेरे बच्चे, लोन की एंट्री तो सेम ही होगी। तो आप बोलोगे लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन आईडीबीआई लोन 1 करोड़। सर दोनों ही केस में लोन की एंट्री तो सेम होगी, लोन की एंट्री तो सेम होगी। अब इंपॉर्टेंट ये डिबेंचर दिखाना या नहीं दिखाना। अगर आपने डिबेंचर की एंट्री नहीं पास करी है तो उस केस में मेरा कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 क्या कहता है? आपको यहाँ पे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब डिस्क्लोजर क्या देना पड़ेगा? आप इसी में लिखोगे कि आपने ₹1,50,00,000 डिबेंचर्स, या पूरा लिखो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यहां से हटा देता हूं, 14% मॉर्टगेज डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच issued against above बैंक लोन।
अगेंस्ट एबव बैंक लोन एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो शेड्यूल 3 कहता है आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि आपने इस लोन के अगेंस्ट में, लोन तो 1 करोड़ का ही है, पर आपको बताना पड़ेगा कि उस लोन के अगेंस्ट में आपने 1.5 करोड़ के डिवेंचर इशू कर रखे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ताकि लोग पढ़ें आपकी बैलेंस शीट तो उनको पता चले कि अच्छा ये लोन वालों के पास डिवेंचर भी पड़े हुए हैं, कल कोई अपने आप को डिवेंचर भी बना सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे वो कहता है डिवेंचर की एंट्री करिए तो आप प्रॉपरली 14% मॉर्गेज डिवेंचर दिखाओ, 14% मॉर्गेज डिवेंचर दिखाओ, कितना 1.5 करोड़। अच्छा, लेकिन फिर यहां पे एक और चीज दिखाओ, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, उससे क्या होगा, और वो नेगेटिव दिखा दो 1.5 करोड़ कि भाई ये डिवेंचर लाइबिलिटी तो है बट सस्पेंस है, तो एक्चुअल में लाइबिलिटी नहीं है। मजे की बात है, फिगर तब भी कितना आएगा 1 करोड़। क्यों? क्योंकि 1.5 करोड़ प्लस हुआ और 1.5 करोड़ माइनस। तो जब मैं बैलेंस शीट देखूंगा तो वहां पे 1 करोड़ ही दिखाई देगा विच इज लोन अमाउंट। तो बैलेंस शीट साफ सुथरी है, लोन अमाउंट आएगा। बस नोट्स में कैसे दिखाना है, अगर आपने एंट्री करी है तो दोनों को प्लस माइनस करके दिखा दो, नेट इफेक्ट 0 ही रहेगा। और अगर आपने बोला नहीं नहीं हमने एंट्री नहीं दिखाई तो आप एक एक्सप्लेनेशन डाल दो, दैट्स इट। ठीक है, जो मेन अमाउंट है वो लोन अमाउंट आएगा, खत्म हो गया। कोलेटरल सिक्योरिटी फुल फ्लैश, मुझे नहीं लगता अब आपको कोलेटरल सिक्योरिटी में कोई भी दिक्कत होने वाली है। ठीक है जी, पक्का है। एक बार मैं अदर देन कैश को आज छोटा सा डिस्कशन ले लेता हूं। ठीक है, अदर देन कैश को ले लेते हैं, फिर कैश कंसीडरेशन अगली क्लास से करेंगे। अदर देन कैश पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं आपको बस थोड़ा सा कर देता हूं। ठीक है, देखो मेरे साथ में, जब मैं यहां पे आऊंगा तो अगर मैं करूं सेकंड पॉइंट डिवेंचर इशूड, ठीक है, आप इसे स्किप भी करना चाहो तो कर सकते हो। मैं पहले बोल रहा हूं बार बार, लेक्चर 5 शेयर कैपिटल का, वहां जाओगे तो वहां पे मैंने प्रॉपर अच्छा खासा टाइम लगाया शेयर इशू फॉर अदर देन कैश पे। सेम टॉपिक है, वो पढ़ सकते हो, फिर भी मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। डिवेंचर इशूड फॉर अदर देन कैश, वही सेम टॉपिक है, मैं 5 मिनट में खत्म करने वाला हूँ। अदर देन कैश में आप 2 पॉइंट बोलोगे, आपने एसेट खरीदी है, परचेज एनी एसेट पर्टिकुलर सिंगल एसेट, तो पॉइंट 1 आप शेयर की जगह डिवेंचर दे सकते हो, या आप कह रहे हो हमने सामने वाले का बिजनेस खरीदा है, परचेज अनदर बिजनेस, तो भी आप मालिक की जगह उसे कह सकते हो कि भाई तू मेरे डिवेंचर बन जा। एंट्री कितने होने वाली है सर? एंट्री होने वाली है 2, पहली खरीदने की, एंट्री नंबर 1 एसेट खरीदिए तो एसेट अकाउंट डेबिट एसेट आई, और पैसा देना है टू वेंडर अकाउंट, सेम एंट्री सेम। मान लो मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट डेबिट टू जिस पार्टी को देना है पैसा, उसका यहां जाएगा, जितने का भी अमाउंट होगा। मान लो 20 लाख की खरीदी तो 20 लाख और 20 लाख। ठीक है, पहली एंट्री डन। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अगर आप कह रहे हो हमने एसेट नहीं खरीदी, बिजनेस खरीदी, तो याद करो मैंने वहां पे शेयर में बताया था, आपने एसेट नहीं बिजनेस खरीदा है तो एक एसेट या सारी एसेट, सारी, और खाली एसेट या लाइबिलिटी भी, और उन एसेट लाइबिलिटी को अपन क्या बोलेंगे? सुंदरी एसेट अकाउंट डेबिट। ओ सुंदरी एसेट अकाउंट डेबिट टू सुंदरी लाइबिलिटी, बाई एसेट डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, और जितने की एसेट लाइबिलिटी है टू वेंडर, जितना हमारी डील हुई है विच इज पीसी। क्लियर है? अब ये अगर पैसा ज्यादा दे रहे हैं तो गुडविल डेबिट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? गुडविल अकाउंट डेबिट। और अगर आपने बोला नहीं 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 सर हमने पैसा कम दिया है तो टू कैपिटल रिजर्व। बेटा मैं अगेन कह रहा हूं, अच्छा खासा डिस्कशन किया है मैंने शेयर में, तो मैं उसका एडवांटेज लूंगा। ठीक है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व में स्टार दोनों में से एक आएगा, या तो गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व। फॉर एग्जांपल अगर आपने बोला ये 50 लाख, ये 10 लाख, और आप पे कर रहे हो 60, तो आप 50 लाख की चीज लेके आए हो, 10 + 60 दोनों मिला के 70 लाख देने का वादा करके आए हो, तो आप सस्ते में नहीं लेके आए हो, महंगे में लेके आए हो, तो यहां आएगा गुडविल 20 का। पक्की बात है? और यही चीज अगर मैं कह दूं मैं 150 लाख के लेके आया था और मैं सिर्फ 70 लाख देने वाला हूं, 70 लाख देने वाला हूं, तो इसका मतलब मैं सस्ते में लेके आया हूं, जो बाकी बचेगा वो मेरा फायदा कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? ये 2 एंट्री हो गई, एसेट खरीदने की या बिजनेस खरीदने की। क्लियर है? और फिर हम कहते हैं एक बार खरीद लिया, उसके बाद आप पेमेंट करोगे, पेमेंट की एंट्री कॉमन रहेगी। बताओ क्या? वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, जो भी आपका पीसी होगा 20 लाख या 60 लाख जो भी होगा उससे आप उसे डेबिट मारोगे, टू जितना पे कर रहे हो कैश में कैश, चेक से बैंक, ड्राफ्ट से बिल्स पेबल। अगर क्वेश्चन ने कुछ बोला है तो आप पे कर दोगे, ये क्वेश्चन बताएगा। और उसके अलावा जो सारा नहीं पे करोगे, डेफिनेटली आप डिबेंचर दे रहे हो तो वहां टू शेयर कैपिटल होगा, यहां हो जाएगा 2% डिबेंचर अकाउंट।
मान लो आपने बोला हमने जितने भी नंबर ऑफ डिवेंचर दिए मल्टीप्लाई बाय उनकी फेस वैल्यू, सेम बेटा सेम सेम मैंने वहां पे लिखा था, बस इतना सा चेंज है, वहां डिवेंचर की जगह शेयर कैपिटल है। क्लियर है? अगर क्वेश्चन पार पे है तो यही काम खत्म हो जाएगा, अगर प्रीमियम पे तो एक और चीज आ जाएगी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर है? और एक चीज और सर, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय सिक्योरिटी प्रीमियम, पक्की बात है। पर शेयर पे तो इतनी कहानी थी, डिवेंचर पे डिस्काउंट भी हो सकता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट हमारा फायदा नहीं है, नुकसान है। वैसे अगली वाले लेक्चर में मैं डिस्काउंट पे अच्छा खासा डिस्कशन करने वाला हूं, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अभी तो ये टॉपिक मैंने बस रिवाइज कराया। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट, जो भी नंबर ऑफ डिवेंचर है मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट, मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट। बात समझ आ रही है? एक स्टार यहां पर, एक स्टार यहां पे, क्योंकि या तो क्वेश्चन में प्रीमियम होगा या डिस्काउंट होगा। क्लियर है? नंबर ऑफ डिवेंचर अगर क्वेश्चन में दिए हैं तो बल्ले बल्ले, वरना क्या है, वही फॉर्मूला, जितना परचेज प्राइस है या परचेज कंसीडरेशन माइनस अमाउंट ऑलरेडी पेड, जो भी आपने पे कर रखा है, डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस पर डिवेंचर। 100 रुपए का डिवेंचर अगर 100 में इशू हो रहा है तो 100 से डिवाइड होगा, 20 रुपए के प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो 120 में डिवाइड होगा, 10 रुपए के डिस्काउंट में इशू हो रहा है तो 90 रुपए पे डिवाइड होगा। जो भी आएगा वो नंबर ऑफ डिवेंचर, उनकी फेस वैल्यू से डिवेंचर, बाकी प्रीमियम में डिस्काउंट, प्रीमियम डिस्काउंट में। क्लियर है? कोई भी बच्चे का अगर कमेंट आया कि सर ये बहुत जल्दी करा दिया आपने, मुझसे मार खा जाओगे, पहले बोल रहा हूं। मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मैंने शेयर में लेक्चर नंबर 5 में इसको ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट में कराया है। जो भी है काम करा है हमने वो लेक्चर, आराम से जाके क्वेश्चन देख लो, एक बार शेयर की प्रैक्टिस कर लो, यहां हो जाएगा। इस पे मैं क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, पर वो एक क्वेश्चन है जिसमें तीनों आएंगे, कैश भी आएगा, अदर देन कैश भी आएगा, कोलेटरल भी आएगा, वहां पे इसके क्वेश्चन उठाएंगे। क्लियर है? मैंने एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दिया कि भैया सेम एंट्री खरीदने की, सेम एंट्री बिजनेस करने की और सेम एंट्री पेमेंट करने की, बस छोटा सा नया पार्ट है, डिस्काउंट आ गया। सेम नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने की कैलकुलेशन की। क्लियर है? तो ये मेरे दो टॉपिक खत्म हो गए, कैश नहीं सॉरी अदर देन कैश और कोलेटरल सिक्योरिटी। अगली क्लास में उठाएंगे हम कैश और उसके बाद उसी का लॉस वगैरह राइट अप करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे बच्चों। कुछ भी दिक्कत हो बताना मुझे, अगली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने, तो अगली क्लास में बहुत अच्छे से जुड़ना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे बच्चों।